Hello everyone, I am Neha Sharma and welcome to my channel Science Academy. This is chapter 15 of class 10th Our Environment. ये चैप्टर 15 है क्लास 10th का हमारा पर्यावरण। मेरी वीडियो जो है ये बायलिंगुअल रहेगी, दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि हिंदी मीडियम बच्चे भी आराम से समझ पाएँ। ठीक है, नाउ स्टार्ट। आप लोगों ने एनवायरनमेंट चैप्टर जो है एनवायरनमेंट के बारे में क्लास 9th 8th तो छोटी क्लासेस में ही पढ़ा होगा कि एनवायरनमेंट क्या होता है, राइट। और क्लास 9th में हमने बायोजी केमिकल्स पढ़े हैं, केमिकल साइकिल्स पढ़ी हैं, नाइट्रोजन की, कार्बन की, ऑक्सीजन की, वाटर की। इसमें ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, मानव की कुछ गतिविधियाँ जो कि इन साइकिलों पे इफ़ेक्ट करती हैं, प्लस हमारे एनवायरनमेंट को भी इम्बैलेंस करती हैं, हमारे एनवायरनमेंट में भी चेंजेस लाती हैं। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड अ वेस्ट टू द एनवायरनमेंट। क्या होता है जब अपना गार्बेज, अपना वेस्ट एनवायरनमेंट में मिलाते हैं, राइट। तो एक्टिविटी 15.1 में आप देखेंगे, आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोल सकते हैं। एनसीईआरटी में आपको जो भी ठीक लगेगा उसको आप, अगर आपको यहाँ से ठीक दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो एनसीईआरटी देखिए, जो भी ठीक है उसमें आप देख के समझ सकते हैं। एक्टिविटी 15.1 इसमें सिंपली बताया है कि आप अपने घर पे जितना भी वेस्ट होता है, चाहे वो ई वेस्ट हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, चाहे वो किचन का वेस्ट हो, या फिर कोई भी प्लास्टिक, मग, कुछ भी टूटा स्विच, फर्नीचर, कुछ भी, उन सबको आप इकट्ठा करके एक टिन में या एक पोट में या एक कंटेनर में डालेंगे और थोड़ी सी उसमें मिट्टी मिला देंगे। आप 15 डेज़ बाद देखेंगे कि उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। आप देखेंगे जो भी हमारा किचन का वेस्ट था, जो भी हमारा गीला वेस्ट था, वो सॉइल के साथ वैसा ही बन गया है, वो डिग्रेड हो गया है। लेकिन जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट था या प्लास्टिक था, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो एज इट इज़ रहा है। तो इससे आपने देखा है, आपने टीवी पे ऐड भी देखी होगी, कहा जाता है कि घर का ही कंपोस्ट बनाइए, घर की ही खाद करिए। तो इस तरीके से इस एक्टिविटी के थ्रू आप बना सकते हैं और आप देख भी सकते हैं कि कौन सा वेस्ट जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है, राइट। नाउ द क्वेश्चन अराइज, आपको पूछेंगे बायोडिग्रेडेबल होता क्या है। जो भी सब्सटेंसेस का विखंडन या उन्हें तोड़ा जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के द्वारा, बाय स्मॉल बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, जो डिग्रेड हो सकते हैं, जिनको तोड़ा जा सकता है, किसके द्वारा, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे कि हमारे जितना भी किचन वेस्ट हो गया, आप देखेंगे केले का छिलका आपने कहीं फेंका हुआ देखा है कहीं, और थोड़े दिनों बाद वो ब्लैक हो गया, फिर छोटा हो गया, एक टाइम के बाद वो एनवायरनमेंट से गायब हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करेंगे और उसको डिकम्पोज कर देंगे, राइट। ऑन द सेम वे अगर आप प्लास्टिक को देखेंगे, उसको देखेंगे तो 10 हो गया, 20, कई सालों तक वो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि उसको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर सकते, डिग्रेड नहीं कर सकते। तो वो क्या हो गया? नॉन बायोडिग्रेडेबल, राइट। आप बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को 2-3 एग्जाम्पल्स को लिखेंगे और आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी मुझे लिख के दिखा सकते हैं, या जो बच्चे क्लासेस ले रहे हैं वो व्हाट्सएप पे दे सकते हैं। ये एक्टिविटी में यही है और कुछ नहीं है, राइट। नाउ अगला आता है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हिंदी में से कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, राइट। और इसके कंपोनेंट्स यानी इसके घटक। सबसे पहले इकोसिस्टम होता क्या है? इंग्लिश वाले बच्चे सिंपली डेफिनेशन है, हिंदी वाले बच्चों को मैं समझाती हूँ। ऑल ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट, एनिमल्स, microorganisms and human being as well as the physical surroundings interact with each other and maintain a balance in nature. This is called ecosystem, पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें जितने भी जीव, चाहे वो पौधे हों, पादप हों, जंतु हों, सूक्ष्म जीव हों, इंसान हों, और चाहे फिजिकल सराउंडिंग्स में पाई जाने वाली हवा, रेत, मतलब मिट्टी एंड तापमान, ये सब जब एक दूसरे पर इंट्रैक्ट करते हैं, डिपेंड होते हैं, तो इस तंत्र को कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, अब इसके दो घटक क्या हैं? जैव और अजैव। इंग्लिश वाले बच्चे बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक जिसमें लाइफ है, एबायोटिक जिसमें लाइफ नहीं है। इसके एग्जांपल आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सिंपल एग्जांपल्स हैं, सोचिए जिनमें जान है क्या नहीं है, बहुत ईजी है ये। और जैव और अजैव वाले बच्चे,
आप मुझे बताएंगे कि क्या जैव घटक है, क्या अजैव घटक है। इन दोनों का जब परस्पर बैलेंस होता है तो वो हमारा इकोसिस्टम होता है और उसका अच्छा फ्लो होता है, अगर वो अच्छे से इनमें बैलेंस है। अगर इसमें एक भी इसका इम्बैलेंस हो गया तो हमारा इकोसिस्टम जो है वो बिगड़ जाएगा, राइट। नाउ कम टू द पेज नेक्स्ट। हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम ऑफ फॉरेस्ट, पॉन्ड्स एंड लेक्स। फॉरेस्ट यानी जंगल, पॉन्ड्स यानी तालाब, लेक यानी झील। अब देखिए जंगल में जो इकोसिस्टम है वो क्या होगा। आपको बेटा इसमें सबसे पहले ये समझना है कि हमने छोटी क्लास में पढ़े हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स पढ़े हैं, आप लोगों को ध्यान होगा अगर, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए ये प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ये आपको दिख रहा होगा। अपनी एनसीईआरटी में मिला के करिए। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, कंज्यूमर्स कौन होते हैं, डिकम्पोजर्स कौन होते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट्स, राइट। कंज्यूमर होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं या जो इन पर डिपेंड होते हैं। और डिकम्पोज़र होते हैं जो इन दोनों को डिकम्पोज करते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो डिकम्पोजर्स क्या हो गए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोज़र ही होते हैं जिनकी वजह से हमारा पूरा एनवायरनमेंट जो होता है वो क्लीन रहता है, उसमें कोई भी गंदगी नहीं रहती, क्योंकि डिकम्पोजर्स उन्हें टाइम टू टाइम क्लीन करते रहते हैं, राइट। अब आपको ये पहचानना है, अगर मैं आपको बोलती हूँ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये तो मैंने सिंपली बोल दिया, तो आप इसमें ईजिली बता देंगे प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, एनिमल्स आर कंज्यूमर्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव वो हैं डिकम्पोजर्स। चलिए नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एनसीईआरटी की जितना भी इसमें कंटेंट है उसको ईजी वे में समझाऊंगी ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। आप इसको फटाफट देख सकते हैं और इस चैप्टर में जो भी है मेन पॉइंट वो आपको पता हो सकता है, पता चल जाएगा अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, राइट। अब आता है फूड चेन एंड फूड वेब। नाउ द क्वेश्चन कम्स, हिंदी वाले बच्चे से क्या कहेंगे, फूड चेन को कहेंगे खाद्य श्रृंखला, ठीक है, और फूड वेब को कहेंगे खाद्य जाल। तो फूड चेन क्या है, फूड चेन आप देखिए, जब एक दूसरे पर ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है, तो वो एक चेन बनाते हैं, राइट। एक स्टेप, एक लेवल, एक ट्रॉपिक लेवल दूसरे पर डिपेंड होता है, वो ट्रॉपिक लेवल दूसरे पर डिपेंड होता है, तो वो बनती है एक फूड चेन। अब मैं इसको ज़रा आपको अच्छे से दिखाती हूँ, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पिक्चर। इस पिक्चर में देखिए, जल्दी जल्दी देखेंगे हम फूड चेन क्या है। फूड चेन, अब सबसे पहले फूड चेन देख रहे हैं फॉरेस्ट में फूड चेन देखिए कैसी है ये। सबसे पहले इसमें दिख रहे हैं आपको ट्रीज़ को, या फिर आप ग्रासेस भी कह सकते हैं। इसको कौन खा रहा है, इसको खा रहे हैं, इसको कौन खा रहा है, हिरन, यहाँ पे डियर है। अब डियर को कौन खा रहा है, टाइगर। तो जंगल में इस तरीके से ये एक फूड चेन बन गई है। सिमिलरली अगर मैं एक ग्रासलैंड, एक मैदानी घास के इलाके की बात करती हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगी। कैसे बनेगी, ये हमारी क्रॉप्स हैं, इनको क्या खाएंगे, आजकल टिड्डी बहुत देखेंगे आप, न्यूज़ में टिड्डी दल आ रहे हैं, तो इन क्रॉप्स को कौन खा गया, ग्रास होपर्स खा गए। इन ग्रास होपर्स को फ्रॉग खा गई, फ्रॉग्स को स्नेक खा गए, एंड स्नेक को फाइनली बड़ा बर्ड, वल्चर या कोई भी हॉक खा गया। तो ये हमारे एक ग्रासलैंड का फूड चेन है। सिमिलरली यहाँ पर है एक एक्वेटिक, एक पानी वाले का, यहाँ पे एक एक्वेटिक प्लांट है जो पानी में पाई जाने वाली प्लांट है, उसको एक स्कॉर्पियो खा गया, स्कॉर्पियो को एक फ़िश खा गई, फ़िश को क्रेन या सारस कहते हैं आप हिंदी में। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो हैं अलग अलग इकोसिस्टम में, इनको इकोसिस्टम कहेंगे, अलग अलग इकोसिस्टम में लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड पॉन्ड, इनमें अलग अलग तरीके की फूड चेन है। नाउ द ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं, सेकेंडरी कौन होते हैं, टर्शरी कौन होते हैं। देखिए सबसे पहले प्रोड्यूसर्स कौन है, प्रोड्यूसर्स यहाँ पे सिंपली आपको पता चल गया कौन है, प्लांट्स हैं, है ना। पादप, हिंदी वाले बच्चे पादप क्या होगा, प्रोड्यूसर, जो भोजन बना रहे हैं। अब इनको जो खा रहे हैं, अब आपने देखा था एक चेन में कि इनको कौन खा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं ग्रासलैंड की, तो जो फसलें हैं उन्हें कौन खा गया, ग्रास होपर, टिड्डी खा गई। अब इनको कौन खा गया, फ्रॉग खा गया, तो फ्रॉग यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर है। फ्रॉग को कौन खा गया, स्नेक खा गया, सांप खा गया, तो स्नेक यहाँ पे टर्शियरी है। अब इसके बाद एक और ऊपर हो सकता है, उसे कहते हैं हम क्वाटनरी, उसको कहेंगे हम, अगर एक और ऊपर लेवल है तो उसको हम बोलेंगे क्वाटनरी, यानी कि फोर्थ स्टेज क्वाटनरी। इसमें यहाँ पे कौन हो गया, अब स्नेक को खाने वाला कौन था यहाँ पे, वो कोई भी बिग बर्ड था, वल्चर ले लो, ठीक है। तो ये हमारा एक 4 लेवल हो गया है,
प्रोड्यूसर्स तो जो खाना बना रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स फर्स्ट लेवल कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर जो सेकेंड लेवल कंज्यूमर है, टर्शरी थर्ड लेवल एंड क्वार्टनरी इज फोर्थ लेवल। ओके, नाउ कम टू द पेज नेक्स्ट। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फूड वेब। अब आ जाती है फूड वेब की बारी। फूड वेब क्या है? खाद्य जाल। अब यहाँ पर अलग अलग खाद्य श्रृंखला जो है वो आपस में जब कनेक्ट हो गई है तो एक खाद्य जाल बनाती हैं। आपने देखा है कि खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, एनर्जी लेवल ऐसे ही जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पे खाद्य जाल में एनर्जी लेवल जो है अलग अलग डायरेक्शन में है, राइट। और क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप सिंपली ये देख सकते हैं, ये इनको रैट खा रहे हैं, रैट को यहाँ पे ये मंगूस खा गया, यहाँ पे इनको मंगूस को ये खा गया, या फिर स्नेक खा गए, अब स्नेक को ये बर्ड खा गए। अगर आप यहाँ पे देखते हैं ये प्लांट्स हैं, इनको स्कॉर्पियंस खा गए, स्कॉर्पियंस मतलब इनको बिच्छू खा गए, इनको फ़िश खा गई, फ़िश को फिर क्रेन खा गई, अल्टीमेटली क्रेन को भी टाइगर खा गई। यानी कि टाइगर इज़ द क्वार्टनरी पोजीशन पे है, एक क्वार्टनरी कंज्यूमर है, राइट। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि अगर इसमें से एक भी चीज़ ख़त्म हो जाती है तो क्या हमारे खाद्य जाल पे असर पड़ेगा? आपको बताना है। आंसर है यस, बिल्कुल पड़ेगा। आप ही सोचिए कि अगर टाइगर ही ख़त्म हो गए, राइट, अगर टाइगर ख़त्म हो गए, टाइगर नहीं है, तो क्रेन्स बहुत सारी हो जाएंगी, खाती जाएंगी, बहुत सारी होती जाएंगी, ठीक है। अब जब बहुत सारी क्रेन्स हो जाएंगी, फ़िश तो उतनी है, तो क्या होगा, इनको भोजन कम पड़ेगा, तो ये खुद ही मर जाएंगी, राइट। ये मर जाएंगी तो ये बढ़ जाएंगी, ये बहुत सारी बढ़ जाएंगी, इनको कोई खाने वाला नहीं है, तो हमारा इकोसिस्टम पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा। इस तरीके से हर एक लेवल एक दूसरे पर डिपेंड करता है और इकोसिस्टम के लिए उतना ही ज़रूरी है। कोई लेवल कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए, राइट। नाउ अब यहाँ पर आते हैं हम, डायग्राम है एनर्जी फ्लो का। देखिए, जब भी भोजन फूड चेन, मतलब फूड चेन, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, इसमें क्या होता है, एनर्जी का फ्लो होता है। सनलाइट से सबसे पहले आप यदि आपको अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि सनलाइट की मदद से प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं ना, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। अब ये प्रोड्यूसर्स को खाने वाले, सपोज घास को कौन खाती है, गाय खाती है, तो ये हर्बीवोरस हो गए जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। अब इन एनिमल्स को, गाय को सपोज शेर खा गया, है ना, या कोई और एनिमल खा गया, तो वो कार्निवोरस है, जो कि फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, वो कार्निवोरस होते हैं। और टॉप कार्निवोरस हो गए जैसे लायन, शेर, टाइगर, जो सबसे ऊपर है, इनके ऊपर कुछ नहीं, राइट। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं और इसमें एनर्जी का फ्लो बताया हुआ है कि ये ऑलवेज इन द यूनि डायरेक्शन, अपवर्ड साइड, ठीक है। नाउ अब एक इसमें टर्म आता है बेटा, बायोमैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, हिंदी वाले बच्चों को मैं बताऊंगी इसे। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में क्या है, सिंपली आप समझिए कि अगर एक पॉन्ड है, वहाँ पे कुछ भी आपने, ये फ़िश है, ठीक है, आपने यहाँ पे कुछ भी टॉक्सिक सामान डाल दिया और फिश ने उसको खा लिया। अब फिश को बड़े लेवल पे क्रेन खा रही है, क्रेन को फिर और कोई खा रहा है, फिर एक और कोई खा रहा है, तो जो टॉक्सिक, जो जहर इसने खाया था, वो इसकी बॉडी में भी आ गया, वो इसकी बॉडी में भी आ गया, वो इसकी बॉडी में भी आ गया। इस तरह क्या हुआ, लेवल्स पे टॉक्सिक लेवल पहुँचता गया। इस फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। आप लोग अपनी बुक में इसे टिक कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट, हाउ डू अवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट। अब आती है हमारी एनवायरनमेंट को हमारी एक्टिविटीज़ कैसे अफेक्ट करती है। सबसे पहले आप देखिए, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इसमें क्या है, एक ऊपर लेयर है जिसे कहते हैं ओजोन लेयर, ठीक है। अब क्या होता है, ये क्या करती है, यूवी रेज़ को, अल्ट्रावायलेट रेज़ को हमारे अर्थ में पहुँचने से बचाती है, बहुत ही कम पहुँच पाती हैं। अगर ये मैक्सिमम पहुँच जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ख़राब असर होगा इसका हमारी अर्थ पर। तो ये क्या है, ये एक ब्लैंकेट तरीके से हमारी अर्थ की रक्षा कर रही है ताकि यूवी रेज जो हैं वो ज़्यादा ना आ पाएँ। लेकिन क्या होने लगा है, एनवायरनमेंट की ही कुछ ह्यूमन की, कुछ इंसानों की कुछ एक्टिविटी से इसमें छेद होने लगा है, और एक अगर इसमें छेद ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा, तो इसमें अगर ज़्यादा छेद हो गया तो क्या होगा, यूवी रेज जो है इसके अंदर आ जाएंगी
और हमारे यहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, इन सबको, इवन ह्यूमन बींग्स, इन सब का बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। आपने सुना होगा स्किन डिजीज़, स्किन कैंसर बहुत लोगों को होती है, और स्पेशली उन लोगों को होती है जिनकी स्किन बहुत वाइट होती है, क्योंकि इसमें मेलानिन पिगमेंट कम होता है, जिसके कारण उनमें स्किन कैंसर होने की स्किन कैंसर जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घर में एसी यूज़ करते हैं, ठीक है, फ्रिज यूज़ करते हैं जिसको रेफ्रिजरेटर कहते हैं। इनसे निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होती है, हमारी ओजोन लेयर में होल करती है, और इस होल के कारण यूवी रेज हमारी अर्थ के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इस पेज पे यही बताया हुआ है, इस पेज पे यही बताया हुआ है। नाउ अब दिस इज़ द लास्ट पेज। इसमें सिंपली आपको ये करना है कि क्या हम अपने एनवायरनमेंट के साथ सही कर रहे हैं। इसके जो हम इतने सारे प्लांट्स को कट करते हैं, ओजोन लेयर में होल होता जा रहा है, क्योंकि हम स्पेशली डेवलप्ड नेशन जो विकसित देश हैं वो बहुत एसीज़ हैं, वहाँ पर रेफ्रिजरेटर्स हैं, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकाल रहे हैं, तो इससे हमारी लाइफ इफ़ेक्ट होएगी। अभी हमें इसका रिज़ल्ट नहीं पता चल रहा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे, दिल्ली में तो आप देख सकते हैं कितना पोल्यूशन है, क्यों, क्योंकि पेड़ों की कटाई हो रही है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ती जा रही हैं। आपने ये वाली पैराग्राफ आप सभी बच्चों ने पढ़ना है, थिंक इट ओवर, और आप मुझे बताएंगे इसमें कि डिस्पोजेबल कप्स जो ट्रेन में है वो सही है कि नहीं है, कौन से होने चाहिए, ये आप पढ़ के बताएंगे। इस चैप्टर में इतना ही था। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है बेटा। इसमें बहुत ब्रीफ में मैंने इस चैप्टर में पूरी कोशिश की है कि मैं बहुत ब्रीफ में, बहुत जल्दी और आपका बहुत अच्छे से सारा चैप्टर क्लियर कर दूँ। ओके।